हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया? कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस किया। तो आज क्या करेंगे? आज बात करेंगे सेल की, गैल्वेनिक सेल की मेन बात करेंगे। वो कैसे काम करता है, क्या होता है, किस तरह से चीजें बनती है। आप ये मान के चलो कि इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आउट है, पेपर कोई भी हो एक क्वेश्चन आउट होता है, मिनिमम एक क्वेश्चन इस पोर्शन से आउट है। तो यार देखो, आज हम लोग इसी पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जरा देखिए, सबसे पहले एक टर्म हम लोग डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला टर्म आ रहा है जो हमारे पास, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस क्या होता है? ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन से तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हो, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या करते हो, किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हो, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस करते हैं। या वाइस वर्सा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हो। तो कौन सा प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है? जिसमें आप क्या करते हो मेरे दोस्त, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, है ना। केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, ऐसे प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस कहते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्या कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें केमिकल रिएक्शन करा के एनर्जी जनरेट कर दो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर दो, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में स्टोर करा दो, उसको कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। अब जरा बात करते हैं आगे, सेल क्या होता है? किसी ने पूछा सेल क्या है, तो इसको क्या बताओगे? सेल क्या होता है? इट इज ए डिवाइस or device in which electrochemical process occurs। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसको सेल कहते हैं। जिस डिवाइस में इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होते हैं उसको सेल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जिस डिवाइस में हो रहा होगा दोस्त, उसी को क्या कह दोगे? सेल कह दोगे। ठीक है, ये प्रोसेस जिस डिवाइस में हो रहा होगा उस डिवाइस को ही क्या कह दिया जाता है? सेल कह दिया जाता है। ठीक है, अब डिवाइस के प्रोसेस के फॉर्म में हम सेल को कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। जरा देखो, टाइप ऑफ सेल। सेल को हम लोग जनरली 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन से 2 पार्ट है, जरा गौर समझिएगा। एक पार्ट वो जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के बेसिस पे सेल को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता हो, उसका नाम रखा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल। दूसरा कौन सा होगा? अब आप समझ ही गए होंगे, दूसरा कौन सा होगा? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ऐसे सेल को क्या बोलोगे मेरे दोस्त? ऐसे सेल को मेरे दोस्त बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ऐसे सेल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। तो इतनी देर में हम लोगों ने कितनी बातें की? इतनी बातें की। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब
केमिकल रिएक्शन से एनर्जी जनरेट करना, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करना, ऐसा कोई भी प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। और जिस डिवाइस में ये प्रोसेस होते हैं वो सेल होते हैं। प्रोसेस के बेसिस पे सेल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। इतनी बात क्लियर होगी मेरे दोस्त? इसमें किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? जरा देखो, दोनों में कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं। गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखो, ये पहला पॉइंट जो आप पहले से ही जानते हो, यदि आप अच्छे से देखो तो ये क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करता है। इसमें क्या है, एनोड निगेटिव, कैथोड पॉजिटिव, ये सब तो मैं बताऊंगा कब कब क्या क्या होता है, ठीक है। बस तुम इतनी बात याद रखो, जो मेन है गैल्वेनिक सेल अपने आप होता है। जैसे ही ये अरेंजमेंट कर दोगे तो सेल अपने आप काम करने लगेगा। ये देखो, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकर्स। इसमें नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है। इसका मतलब यहां पे हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, बाहर से करंट देना पड़ता है। किसमें? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, ठीक है। अब ये काम कैसे करेंगे, इनकी वर्किंग क्या होगी, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो मेरे बच्चों, गौर से इस बात को जरा देख लो। कोई भी सेल कुछ इस तरह से बना होता है, गैल्वेनिक सेल। ये देखो, इस तरह से गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट होता है। तो अब मेरी बातों को गौर से समझिएगा। सेल जो होता है वो कैसे मिलके बना होता है, जरा देखो। आप जरा गौर से देखिए, ये एक सेल बना हुआ है, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल है, ठीक है, इसको डैनियल सेल बोलते हैं। ये देखो एक अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में गौर से ध्यान दीजिए कि कौन कौन क्या क्या होता है, किस तरह से काम करता है और सेल कैसे बनता है, ठीक है। इस बात को जरा देखो। देखो मेरे दोस्त, ये एक इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इतनी बात सभी बच्चे जानते हैं कि एक कंपार्टमेंट में क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। और ये क्या है, ये हमारा आउटर सर्किट है, जो वायर लगा रखा है आपने। ये क्या है मेरे दोस्त, आउटर सर्किट है। अब बताओ, इनर सर्किट और आउटर सर्किट को ऐड कौन कर रहा है? ये हमारा पूरा पोर्शन आउटर सर्किट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। इन दोनों को ऐड कौन कर रहा है? ये, यही तो ऐड कर रहा है। इसी को नाम दिया जाता है मेरे दोस्त, क्या, इलेक्ट्रोड। इसी को नाम क्या दिया जाता है, इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट और आउटर सर्किट को कनेक्ट करता है। और भाई जी, कनेक्ट कर रहा है तो कंडक्टर तो होगा ही, क्योंकि कनेक्ट करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना। तो जरा देखो, सेल जो होता है इस कॉम्बिनेशन से बनता है। एक इलेक्ट्रोड ऐसा, ठीक है, इलेक्ट्रोड 1, फिर हम लोग लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, और फिर देते हैं इलेक्ट्रोड 2। किसी भी सेल का कॉम्बिनेशन, जो गैल्वेनिक सेल है उसका कॉम्बिनेशन जनरली ये होता है। दो इलेक्ट्रोड लगाओगे और बीच में एक क्या लगाओगे, सॉल्ट ब्रिज लगाओगे। ये देखो सॉल्ट ब्रिज होता है ऐसे। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम सेल बनाते हैं और सेल का वर्क कराते हैं। कैसे कराते हैं देखो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूं, गौर से मेरी बात को समझिएगा, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। देखो यार, हमारे पास कोई भी सेल होता है तो इस तरह से बन के आता है। देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। मैंने देखो दोस्त, ये एक कंपार्टमेंट लिया है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने जिंक सल्फेट को भर दिया है, ठीक है। किसको फिल कर दिया है? जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया है। और एक रॉड लगा दी है, किसकी, जिंक की रॉड लगा दी है ऐसे। फिर मैंने यहां पे एक और कंपार्टमेंट लिया इसी तरह का। इसमें मैंने क्या किया है, कॉपर सल्फेट को फिल कर दिया है इस तरह से। और इसमें दोस्त मैंने क्या किया है, कॉपर की रॉड को इस तरह से अरेंज कर दिया है ऐसे। क्या किया, एक कंपार्टमेंट लिया जिसमें जिंक सल्फेट है, जिंक की रॉड है, दूसरे में कॉपर सल्फेट है, कॉपर की रॉड है। और दोस्तों इनको हम लोगों ने क्या किया, एक यू ट्यूब से कनेक्ट कर दिया ऐसे। ये देखो, इस यूट्यूब का नाम ही क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। इसको हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। और इसमें हम लोगों ने क्या भर रखा है, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे वहां पर इलेक्ट्रोलाइट है वैसे यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट है। ये देखो,
यहां पर किस चीज का इलेक्ट्रोलाइट है? जिंक सल्फेट का। यहां पर किसका इलेक्ट्रोलाइट है? कॉपर सल्फेट का। और दोस्त यहां पर भी इलेक्ट्रोलाइट है, वो किसका इलेक्ट्रोलाइट है? NH4Cl, KNO3, KCl, इन सब का मिक्सचर होता है, वो इन सब का मिक्सचर होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां भर रखा है। अब इस पूरे इंस्ट्रूमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है, इसको हमने आउटर सर्किट से कनेक्ट कर दिया, वोल्टामीटर से, ऐसे वायर के थ्रू, ऐसे वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा, वोल्टामीटर जो होगा एक रीडिंग बताने लगेगा। अब ये काम करता कैसे है हमें ये सिखाना है। सेल का अरेंजमेंट इतना सा होता है, एक एनोड ले लिया, एक कैथोड ले लिया, उनको सॉल्ट ब्रिज लगाया और आउटर सर्किट को कनेक्ट किया। जैसे ही आउटर सर्किट से कनेक्ट करोगे वोल्टेज डिफरेंस आने लगेगा। अब ये वोल्टेज डिफरेंस कैसे जनरेट होता है, हमें इस बात पर डिस्कशन करना है कि ये होता कैसे, ये काम कैसे करता है। तो मेरे दोस्तों जरा गौर से मेरी बात को समझिएगा। देखो ये जिंक रॉड है, ये पूरी जिंक रॉड मैंने बना दी, ठीक है। अब जिंक रॉड में क्या होगा भाई, कोई भी सॉलिड रॉड है तो किससे मिलके बनी होगी? एटम से मिलके बनी होगी। एटम के पास क्या होगा? एटम के पास होता है एक कैटायनिक पार्ट और दूसरे उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो कैटायनिक पार्ट आ जाता है ना। तो यहां पर मैंने उसी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट कराया है, यहां पर मैंने उसी चीज को देखो दोस्त ऐसे रिप्रेजेंट कराया है। ये है Zn का कैटायनिक पार्ट और ये है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा सकते हैं, और ये पूरा मिलके हो गया एटम। ये है उसका कैटायनिक पार्ट और ये उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा सकते हैं, ये पूरा मिलके हो गया एटम। ये है उसका कैटायनिक पार्ट, ये उसके इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकाले जा सकते हैं, ये पूरा मिलके हो गया एटम। एटम से मिलके ही तो रॉड बनी होगी ना यार दोस्त, इसमें कोई समझाने की जरूरत तो है नहीं, इतना टैलेंट तो तुम्हारे पास पहले से ही है, इनबिल्ट है। अब जरा गौर समझो, रॉड ऐसी है, अभी क्या है, रॉड न्यूट्रल है। अब यहां पर दो पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रोड के पास दो पॉसिबिलिटी है। क्या? जरा देखो, ये क्या करता है, अपने कैटायन सॉल्यूशन में छोड़ देता है ऐसे। ये देखो इसके कैटायन क्या है, सॉल्यूशन में बाहर आ जाते हैं स्पॉन्टेनियस। ये देखो जब कैटायन बाहर आ जाएंगे तो मेरे दोस्त बता सकते हो कि रॉड पे कैसा चार्ज आने लगेगा। देखो मैं लिख के दे रहा हूं, ठीक है, रफ करता हूं इसको। ये देखो आपने कैटायन बाहर निकाल दिए, ठीक है, आपने क्या किया, कैटायन बाहर निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन अंदर है। तो जब कैटायन को तुम बाहर निकाल दोगे मेरे दोस्त, तो जरा बताना क्या होगा, रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। तो यहां पर रॉड पे आ गया निगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इसने कैटायन को बाहर निकाल दिया है, ऐसे ऐसे। अब जरा जो काम हुआ है उसको लिख के दिखाओ। तो लिख के दिखाता हूं, जरा देखो, ये हमारी Zn रॉड थी जिसको आप रिएक्शन के फॉर्म में Zn सॉलिड लिखते हो, ठीक है। इससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकल गए। जब इलेक्ट्रॉन इससे क्या हुआ, आयन निकल गए ऐसे, और कहां पे आ गए, इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। तो रिएक्शन क्या हुई, ये रिएक्शन हुई कि नहीं। और इस रिएक्शन को जरा देख के बताओ कि इस रिएक्शन का क्या नाम रखा जाए। Zn के ऊपर कितना चार्ज, 0, यहां पर Zn के ऊपर कितना चार्ज, +2, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और मेरे दोस्त जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसी हाफ सेल का नाम या उसी कंपार्टमेंट का नाम एनोड रख दिया जाता है। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसी कंपार्टमेंट का नाम एनोड रख दिया जाता है। रॉड पे कैसा चार्ज आ गया, निगेटिव। इतनी बात क्लियर है। अब लगातार Zn आयन जो है सॉल्यूशन में आते रहेंगे, तो यार लगातार यदि Zn आयन सॉल्यूशन में आएंगे तो रॉड पे चार्ज बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि आयन बाहर आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन थोड़ी बाहर आ रहे हैं, तो रॉड पे निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा। और मेरे दोस्त यदि रॉड पे निगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को रिलीज कैसे करने देगा। Zn आयन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है ना, और रॉड के ऊपर निगेटिव चार्ज, तो उसको रिलीज नहीं करने देगा, प्रोसेस रुकने लगेगा। तो जैसे ही प्रोसेस धीमा पड़ेगा, रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलकर वायर में चले जाएंगे ऐसे, इलेक्ट्रॉन चार्ज फिर कम हो जाएगा, फिर आयन निकलने लगेंगे। इतना प्रोसेस समझ गए। अब इस रॉड पे आ जाओ। अब जरा देखो यार, कॉपर वाली रॉड पे क्या हो रहा होगा, ये कॉपर वाली रॉड है, ये देखो इसमें भी मैंने ऐसे ही बना दिया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन मिलके क्या हुआ, ये न्यूट्रल एटम हो गया, मिलके क्या हुआ, ये न्यूट्रल एटम हो गया। बैलेंस इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन मिलके न्यूट्रल एटम हो गया। और ये है हमारा कंपार्टमेंट,
अब जरा देखो इसमें क्या होता है मेरे दोस्त, दो पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रोड से, क्या, या तो कटायन बाहर आ जाए या इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो कटायन पहले वाले में आए, इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर आ गए, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए इस तरह से। जब मेरे दोस्त बताओ इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो रॉड पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, सॉल्यूशन में आ गए, ऐसे ऐसे। अब जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एक प्रॉपर्टी है कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी ना किसी से कॉम्बिनेशन जरूर करते हैं, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहां पर जो कॉपर आयन है भाई, इलेक्ट्रॉन माइनस है तो किसको मिलेंगे, प्लस को। तो जो सॉल्यूशन में कॉपर आयन है उनको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में, ऐसे। अब जब इस सॉल्यूशन के इसको मिलेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सॉलिड या तो यहां पर इस तरह से बैठ जाएगा या फिर मेरे दोस्त क्या होगा, या फिर इसके ऊपर इस तरह से लेयरिंग कर लेगा, मेटेलिक बॉन्ड बनाकर इस तरह से लेयर बना लेगा ये। अब जरा बताना +2 से 0 ये क्या हुआ, रिडक्शन। जब +2 से 0 रिडक्शन हुआ तो जहां पर रिडक्शन होता है मेरे दोस्त उसका नाम रखा जाता है कैथोड। उसका नाम क्या रखा जाता है, कैथोड। तो ये वाला कंपार्टमेंट जो हो गया कैथोड बोला जाने लगा, और ये वाला कंपार्टमेंट जो हो गया मेरे दोस्त एनोड बोला जाने लगा। इसको हम एनोड कहने लगे और उसको कैथोड कहने लगे। अब जरा ध्यान से देखो, लगातार इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएंगे तो इस पर प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा। अब प्लस चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो यार अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने को मना कर देगा वो। और जब इलेक्ट्रॉन निकालने को मना करने लगेगा तभी, गौर समझिएगा, वोल्टामीटर से तभी क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन रॉड को मिलेंगे ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, रॉड को मिल रहे हैं। रॉड का प्लस चार्ज फिर कम हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। अब जरा देखो आपका आउटर सर्किट कंप्लीट हो गया है, इलेक्ट्रॉन इस जगह से जनरेट हुए, ये गए और ये गए, आउटर सर्किट कंप्लीट हुआ। अब पूरा सर्किट कंप्लीट हो जाए तो वोल्टेज डिफरेंस तुरंत आ जाएगा। अब देखो पूरा सर्किट कंप्लीट करने की बात करते हैं। जब भी मेरे दोस्त कोई सेल काम करता है तो सॉल्यूशन हमेशा न्यूट्रल होता है। जब भी कोई काम करता है तो सॉल्यूशन ऑलवेज न्यूट्रल आता है। अब जरा गौर से बताना, जब लगातार यहां Zn आयन आते जाएंगे तो Zn आयन के नंबर तो इंक्रीज होते जाएंगे ना, बताओ। Zn आयन का कंसंट्रेशन जो होगा मेरे दोस्त वो तो इंक्रीज हो जाएगा ना, कि नहीं होगा, वो तो इंक्रीज होगा। और जब इंक्रीज होगा तो यार ये न्यूट्रल कहां रहा। तो जब यहां कटायन ज्यादा होंगे ना, तो इसको न्यूट्रलाइज कराने के लिए यहां से एक एनायन आएगा ऐसे, यहां पे क्या आएगा, एनायन आएगा, ठीक। इसी तरह से जरा बताओ, यहां पे कॉपर आयन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो यहां कौन ज्यादा हो जाएगा, एनायन ज्यादा हो जाएंगे। और जब एनायन ज्यादा होंगे तो यहां से कौन आएगा, कटायन आएगा। सॉल्यूशन को न्यूट्रल कराने की जिम्मेदारी सॉल्ट ब्रिज की होती है। इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है, सॉल्ट ब्रिज की होती है। तो जब यहां से कटायन आया तो यहां पे एक एनायन जनरेट हो गया, इनमें से जो कटायन है वो यहां आ गए तो एनायन यहां पे बना। वो एनायन दौड़ लगाएगा यहां से ऐसे। क्यों दौड़ लगाएगा, क्योंकि इस वाले कंपार्टमेंट को एनायन चाहिए। ये देखो, क्योंकि यहां पे जिंक आयन ज्यादा हुए हैं, जिंक आयन ज्यादा हुए तो इसको बैलेंस करने के लिए निगेटिव आयन चाहिए, और यहां पे निगेटिव आयन ज्यादा हुए तो इसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए। तो पॉजिटिव आयन जैसे ही यहां पे आया तो ये निगेटिव आयन फ्री हुआ, ये निगेटिव आयन दौड़ लगा के यहां पे आएगा और इसको मिलेगा। अब जरा देखो, माइनस चार्ज के फॉर्म में सर्किट कंप्लीट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे गए, निगेटिव आयन ऐसे आया, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। देखो, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा यहां पर वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। कोई भी सेल जो होता है इस तरह से काम करता है, कोई भी सेल मेरे दोस्त इस तरह से काम करता है। गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का ही एक एग्जांपल है डैनियल सेल, इसको डैनियल सेल बोलते हैं। तो जरा देखो, इस तरह से कोई भी सेल काम करता है, ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस है, अपने आप काम करेगा। बस आप इस अरेंजमेंट को फिट कर दो, जैसे ही इस अरेंजमेंट को फिट करोगे ये वर्क करने लगेगा। वर्क कैसे करता है वो मैंने समझाया है कि वर्क कैसे करता है, बात समझ पाए कैसे वर्क कर रहा है। अब कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। सर्किट तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी बहुत सारी बातें हमको पढ़नी है, इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं कि यार ये सब कॉम्बिनेशन होता है, इसमें वोल्टेज कैसे जनरेट होगा, कितना जनरेट होगा, कहां से आएगा। तो अब एक एक करके इन पॉइंटों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट हम लोगों को मेरे दोस्त डिस्कस करना है वो होता है इलेक्ट्रोड। देखिए कितने पॉइंट डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोड, कि ये इलेक्ट्रोड क्या चीज होती है। कोई बता सकता है इलेक्ट्रोड क्या होता है? प्लीज यार, यदि कोई बताने को राजी है तो बता सकता है। कोई बच्चा ऐसा बताएगा कि इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो जरा देखो यार, इलेक्ट्रोड क्या होता है। बहुत सिंपल सी चीज है, आप सभी बच्चे तो बहुत टैलेंटेड हो, 2 मिनट में पकड़ लोगे। देखो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट में मूवमेंट कौन करता है? करंट का फ्लो किसके थ्रू होगा? आयंस के थ्रू होगा। और ये हमारा आउटर सर्किट है। आउटर सर्किट मतलब वायर, वोल्टामीटर, ऐसे। अब आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट को जोड़ेगा कोई ना कोई ना। आउटर सर्किट का वायर पानी में थोड़ी पड़ा होता है, तो आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट को जो भी जोड़ता है, जो भी कनेक्ट करता है, उसी का नाम होता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड जो होता है कंडक्टर होता है, जिसका काम क्या होता है? जिसका काम होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट करता है, किसको करता है? आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कौन कनेक्ट करता है? इलेक्ट्रोड। तो जरा देखो इलेक्ट्रोड क्या है। इलेक्ट्रोड जो है ये हमारा आउटर सर्किट है, ठीक है, आउटर पार्ट, इसको हम लोग नाम आउटर सर्किट देते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट और आउटर सर्किट को जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट करने का मतलब इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन कराता है। यहां के इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचाएगा, वहां के इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचाएगा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। उसी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। ये कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तो कंडक्टर तो होगा ही यार। और काम क्या करता है? आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये 2 तरह का होता है। इलेक्ट्रोड हमारा जो होता है प्यारे बच्चों, ये 2 तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड, नॉर्मल इलेक्ट्रोड। एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखते जाइएगा आप, मेरी बातों को बस पकड़ते जाइएगा कि क्या पढ़ा रहा हूं। एक होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोड, एक होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड। नॉर्मल इलेक्ट्रोड क्या होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, इस बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। देखो, यदि इफ इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन, यदि सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड है। जैसे आपने पीछे देखा, जरा बताना सेल रिएक्शन क्या है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? Zn का। और Zn क्या है? इलेक्ट्रोड है। ये आउटर सर्किट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है? Zn की रॉडी तो कर रही है। यहां पर जरा देखो रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। और कॉपर क्या है? इलेक्ट्रोड। ये देखो इलेक्ट्रोलाइट और आउटर सर्किट को कौन कनेक्ट कर रहा है? कॉपर रॉडी तो कनेक्ट कर रही है। तो इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रोड खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो उसको नॉर्मल इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। डज नॉट पार्टिसिपेट इन सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं? सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सिर्फ दोस्त इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे। किसके किसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेंगे? किसके किसके बीच में करेंगे? आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। आउटर सर्किट टू इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट टू आउटर सर्किट, वाइस वर्सा, रिवर्सेबल, ऐसे। कौन? इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो गौर समझो मैंने क्या इतनी देर में पढ़ाया। इलेक्ट्रोड जो होता है वो आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने का काम वो करता है, कंडक्टर होता है, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है इन दोनों में, ठीक है। अब 2 तरह के होते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रोड। नॉर्मल इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोड उसको बोलते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। इनर्ट इलेक्ट्रोड जनरली क्या होता है? प्लेटिनियम वायर होता है और ग्रेफाइट की रॉड होती है।
इनर्ट इलेक्ट्रोड कौन होता है? प्लेटिनियम वायर, ग्रेफाइट की रॉड। ये खुद ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेल्फ में नहीं करेंगे, सिर्फ एक जगह से इलेक्ट्रॉन उठाएंगे, दूसरी जगह पहुंचा देंगे, दूसरी जगह से उठाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट में पहुंचा देंगे। ठीक, इतना इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, समझ गए? अब जरा देखो यार दोस्त, इलेक्ट्रोड को हम लोग फर्दर कैसे डिवाइड करते हैं? देखिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है, ध्यान दीजिए अच्छे से, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। अब कोई भी इलेक्ट्रोड मेरे दोस्त किससे मिलके बना होगा? कैटायन और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो भी पार्ट है उसको हमने नाम दिया है कैटायन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जो भी पार्ट है उसको नाम दिया है कैटायन। ये देखो, ऐसे हमने उसको बना लिया। और वैसे क्या है, ये टोटल एटम है तो न्यूट्रल है। ये एक एटम हो गया, ये एक एटम हो गया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है। इतनी देर में तो खरबों एटम होंगे इतनी जगह में, ये एक एटम हो गया। अब गौर से देखिएगा कि डिवीजन कैसे होता है, देखना बच्चों। अब यार बताओ, इस रॉड से बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक प्रोबेबिलिटी है कि कैटायन बाहर आ जाए, एक प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। तो जरा देखो, जब कैटायन बाहर आ जाता है, ये देखिए कैटायन बाहर आ गया, ठीक है, कैटायन बाहर आ गया तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, ऐसे। क्यों? क्योंकि कैटायन बाहर आ गया है, आपने कैटायन को बाहर छोड़ दिया है, ऐसे ऐसे। तो जब कैटायन रिमूव होते हैं तो जरा देखो क्या होता है, ये देखिए ऐसे। तो जब यार दोस्त कैटायन बाहर आएंगे, तो कैटायन बाहर आएंगे तो इसको बोला जाएगा ऑक्सीडेशन। तो इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि कैटायन बाहर आएंगे तो ये रॉड कैसी हो जाएगी? निगेटिव, क्योंकि एनायन एक्सेस हो जाएंगे। और कैटायन बाहर आएंगे तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो इसी को बोला जाएगा एनोड हाफ सेल। यही इलेक्ट्रोड क्या बोला जाने लगेगा? एनोड हाफ सेल। ठीक है, और रिएक्शन कैसे हुई? सपोज करो हम Zn की बात कर लें, तो Zn ये कैटायन बाहर आ गए, बाहर आके कहां आ गए? एक्वस सॉल्यूशन में। तो जरा देखो, दो पॉसिबिलिटी है। यदि कैटायन बाहर आ गए तो उसको बोला जाता है एनोड हाफ सेल, वो एनोड की तरह काम करता है, मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होता है। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए ऐसे, यदि मेरे दोस्त बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए तो कैटायन अंदर रह जाएंगे। ये देखो, कैटायन अंदर रह जाएंगे, रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ऐसा हो रहा है तो देखो जरा क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे तो ये किसको मिलेंगे? सॉल्यूशन को। और सॉल्यूशन को मिलेंगे, सॉल्यूशन को रिड्यूस कर देंगे, तो यहां रिडक्शन हो रहा होगा। और जहां रिडक्शन होता है उसको बोला जाता है कैथोड हाफ सेल। कैथोड हाफ सेल। तो अब मेरी बात को गौर से समझिएगा। एक इलेक्ट्रोड है, जब वो कैटायन लूज करता है तो एनोड हाफ सेल बोला जाता है, वहां ऑक्सीडेशन होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड हाफ सेल बोलते हैं। यदि उसने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो वो कैथोड हाफ सेल बोला जाता है, क्योंकि उसमें हो रहा होता है रिडक्शन। ठीक है, तो मैंने क्या बताया है जरा समझो। एक इलेक्ट्रोड में यदि कैटायन बाहर जा रहे हैं तो वो एनोड हाफ सेल बोला जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है मेरे दोस्त? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। ये देखो, जिंक की रॉड में कैटायन बाहर आए हैं तो इसी को आपने एनोड हाफ सेल बोला है, ऑक्सीडेशन हुआ है। कॉपर की रॉड से इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं तो इसी को कैथोड बोला है आपने, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो जो भी कोई इलेक्ट्रोड होता है, इन्हीं दोनों में से किसी तरह का काम करता है, इस तरह से काम करता है इलेक्ट्रोड। इतनी बात क्लियर हो गई? इलेक्ट्रोड, अब कितने तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं? तो जरा देखो यार, जो मेनली हमको पढ़ने हैं वो कौन कौन से इलेक्ट्रोड होते हैं, तो जरा गौर समझिए। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड जरा देखो। पहला टाइप, एक होता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। हम सबसे ज्यादा यही वाला पढ़ते हैं, मतलब बुकों में यही वाला सबसे ज्यादा दिया होता है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल। एक इलेक्ट्रोड को हाफ सेल बोला जाता है। ये देखो, ये क्या होता है? मेटल मेटल आयन हाफ सेल का मतलब होता है मेरे दोस्त, जिस मेटल की रॉड को आप डिप कराओगे उसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। जिस मेटल की रॉड को आप डिप कराओगे उसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लेना है। यदि M नाम की मेटल की रॉड को आपने इसमें डाला है तो M आयन आपको इलेक्ट्रोलाइट में लेना है। ऐसा ये कॉम्बिनेशन बोला जाता है मेटल मेटल आयन हाफ सेल। मतलब
मतलब जो आपने पीछे पढ़ा है वो इसी के एग्जाम्पल थे। आपने जिंक की रॉड डाली थी दोस्त, और इलेक्ट्रोलाइट भी क्या था, जिंक आयन का था। आपने इलेक्ट्रोलाइट भी किसका लिया था, जिंक आयन का लिया था, जिंक सल्फेट लिया था ना, तो जिंक सल्फेट जिंक आयन का ही तो इलेक्ट्रोलाइट हुआ। तो ये क्या है, मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। एक हाफ सेल ऐसे क्रिएट किया जा सकता है जब मेटल की रॉड को उसी मेटल के आयन के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया जाए, तो वो मेटल मेटल आयन हाफ सेल बोला जाता है। जैसे Zn की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप कर दिया गया, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप कर दिया गया, सिल्वर की रॉड को सिल्वर नाइट्रेट में डिप कर दिया गया। तो ये सब मेटल मेटल आयन हाफ सेल है। और इनका कंसिस्टेंस मतलब बनते कैसे, प्रोसीजर क्या है, मेटल की रॉड को मेटल के आयन में डाल देना। दूसरा होता है मेरे दोस्त गैस गैस आयन हाफ सेल, गैस गैस आयन हाफ सेल। गैस गैस आयन हाफ सेल कैसे काम करता है, तो यार डिट्टो यही है, जब किसी गैस को उसी गैस के आयन में डिप करा दिया जाए। अब गैस ऐसा तो है नहीं कि मेटल की तरह रुकी रहेगी, वो तो फैलती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक ट्यूब लगानी पड़ती है, क्योंकि वो गैस है ना। तो देखने में अलग लगता है, काम एक ही हो रहा होता है। देखो ये मैंने एक यू ट्यूब लगा दी ऐसे ऐसे, और इसमें हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कुछ इस तरह से उसकी पॉलिश कर देते हैं। ये प्लेटिनियम वायर है, इनर्ट इलेक्ट्रोड इसमें यूज किया जाता है। गौर से देखिएगा कैसे काम करता है, इस बात को समझिए। ये हमारा प्लेटिनियम वायर है। प्लेटिनियम वायर कैसा होगा, मैंने अभी पढ़ाया था, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। यहां से मैंने पास कराई गैस, सपोज करो हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं, किसी प्रेशर से पास करा दी, और यहां पर मैंने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। अब किसका इलेक्ट्रोलाइट भरोगे जरा बताओ, नाम क्या लिखा है, गैस गैस आयन हाफ सेल, मतलब गैस लो और उसी गैस के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लो। मेटल मेटल आयन हाफ सेल, मेटल लो उसी मेटल के आयन का इलेक्ट्रोलाइट लो। तो गैस आपने ली हाइड्रोजन, इसका आयन कौन होता है, एच आयन, एच आयन का इलेक्ट्रोलाइट लो, मतलब ये लो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे यार, कोई भी एसिड ले लो, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, ये सब इसी के एग्जाम्पल तो हैं। अब क्या होता क्या है, रिएक्शन कैसे होती है, इसकी रिएक्शन तो मैंने बता दी है, इसकी रिएक्शन जरा देखो दोस्त कैसे होती है, गौर से मेरी बातों को समझिएगा। ये एच आयन टहलता हुआ यहां जाके कोलिजन करेगा ऐसे, इसी तरह गैस यहां से आती हुई, हाई प्रेशर से आपने गैस नीचे की ओर भेजी है, तो वो भी आके इस जगह पे कोलिजन करेंगे ऐसे, ठीक है कि नहीं। एच आयन भी कोलिजन करेगा और गैस भी कोलिजन करेगी, दोनों कोलिजन करेंगे। अब क्या होगा, अब दो पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या क्या है जरा देखो। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये एल है। पॉसिबिलिटी नंबर 1 क्या हो सकती है जरा देखो, ऐसा हो सकता है कि जो एच आयन कोलिजन करने जा रहा है वो वायर से इलेक्ट्रॉन ले ले, वायर से इलेक्ट्रॉन ले ले और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाए ऐसे। भाई दोनों लोग कोलिजन कर रहे हैं ना, तो जब प्रोटॉन कोलिजन करने गया तो उसने क्या किया, वायर से इलेक्ट्रॉन ले लिया, वायर से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ऐसा हो गया। यदि ये वायर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो जरा देखना क्या हुआ, रिडक्शन। और मेरे दोस्त रिडक्शन जहां होता है उसको क्या बोलते हो, कैथोड। जहां पर भी रिडक्शन होता है उसको बोला जाता है कैथोड, तो ये कैथोड हो जाएगा। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि जो हाइड्रोजन गैस कोलिजन करने गई है, जो हाइड्रोजन गैस कोलिजन करने गई है वो क्या करे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे ऐसे। अब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं, एनोड। 2 पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब ये हाफ सेल एनोड भी हो सकता है, कैथोड भी हो सकता है। क्या होगा, एनोड की तरह काम करेगा या कैथोड की तरह काम करेगा, ये तब पता चलता है जब 2 हाफ सेल को मिलाओ और सेल बनाओ। यदि कोई अकेला हाफ सेल रखा है तो आप उसको नहीं कह सकते हो कि वो एनोड है या कैथोड है, तुम बस ये कह सकते हो ये एनोड की तरह काम भी कर सकता है, कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। कौन सा काम करेगा ये डिसाइड होता है तब जब 2 हाफ सेल मिलाए जाते हैं, 2 हाफ सेल मिलाए जाते हैं। अभी मैं बताऊंगा कैसे, पहले ये समझ लो इसमें 2 पॉसिबिलिटी थी, ठीक है।
ऐसा करने की। तो या तो वो क्या कर सकता था भाई, प्रोटॉन कोलिजन करने गया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन गैस ने भी कोलिजन किया है, हाइड्रोजन गैस ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के एच बना दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, एनोड की तरह काम करेगा, और ये हाफ सेल है। और जब भी ऐसा होगा तो यहां पर क्या क्या चेंज होगा, एच आयन कंसंट्रेशन चेंज होगा। और मेरे दोस्त आप सभी लोग जानते हो कि यदि एच आयन कंसंट्रेशन चेंज होगा तो पीएच चेंज होगा कंपार्टमेंट का, है कि नहीं। अब जरा बताओ, यदि वो कैथोड की तरह काम करेगा तो पीएच इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? यदि वो कैथोड की तरह काम करता है तो पीएच इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? चेक करो, एच आयन क्या हो रहे हैं, कंज्यूम हो रहे हैं। एच आयन किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन गैस में। तो यदि एच आयन कम होते चले जाएंगे तो दोस्त क्या होगा, अरे भैया एच आयन कम होते चले जाएंगे तो क्या होगा, पीएच कम हो जाएगा कि ज्यादा? ज्यादा, क्योंकि पीएच और एच आयन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फार्मूला ये होता है ना दोस्त यार, अभी यार आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, ऐसा करोगे क्या यार, अभी आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा गए, इस तरह से करोगे तो कैसे काम चलेगा। तो इसका मतलब यदि एच आयन कंज्यूम हो रहा है तो एच आयन कम होंगे तो पीएच बढ़ जाएगा ना यार, इसका मतलब इस कंपार्टमेंट का पीएच बढ़ जाएगा। अब दूसरी वाली रिएक्शन को देखो, हाइड्रोजन गैस एच आयन क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। दोस्त यदि एच आयन सोल्यूशन में बढ़ेंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पीएच के बारे में भी पूछेगा कि इनमें से कौन सा हाफ सेल है, ठीक है, जो पीएच को इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है। तो इसका भी जरा दिमाग लगा के रखिएगा और मेरी बातों को गौर से समझते जाइए। और वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो, ठीक है, अच्छे से कर लोगे। इतनी बात ठीक है, कहानी को आगे बढ़ाएं, ये बात समझ पाए। अब बच्चा के दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा है, वो क्वेश्चन क्या चल रहा है कि सर आपने कहा कोई भी इलेक्ट्रोड एनोड हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोड कैथोड हो सकता है, मतलब उसके पास दोनों फ्यूचर है। अब दोनों फ्यूचर में से कौन सा फीचर सामने आएगा ये कैसे डिसाइड होगा, है कि नहीं? तुम ये कहना चाह रहे हो, तो मैं बताता हूं कैसे डिसाइड होगा। गौर से इस बात को समझो। देखो यार दोस्तों, एक होता है ये, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी ये बात पढ़ाई भी जाएगी आपको, अभी तो मैं सिर्फ इसको लिख देता हूं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं, ठीक है, E0RP। ये क्या होता है, ये इस तरह से होता है, गौर समझिए मेरी बात को। यदि हाफ सेल का ये ज्यादा है तो वो हमेशा काम करेगा कैथोड की तरह। क्यों? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। यदि इसकी वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब वो तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और जो तेजी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वही तो कैथोड होता है। और जिसका ERP कम है, जिस हाफ सेल का ये कम है, वो क्या होगा, वो एनोड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी कम टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और जब कम टेंडेंसी है तो इसका मतलब दूसरा वाला गेन करेगा, पहला वाला लूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने जो सेल पढ़ाया था उसका जरा देखो गौर से, E स्टैंडर्ड RP ऑफ Zn आयन इक्वल्स टू Zn सॉलिड। इसकी वैल्यू जो होती है मेरे दोस्त, ये होती है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस की। और कॉपर वाले की वैल्यू जो होती है, गौर से देखिएगा, कॉपर वाले की वैल्यू जो होती है वो ये होती है प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मेरे को देख के बताओ वैल्यू किसकी ज्यादा है, वैल्यू कॉपर वाले की ज्यादा है ना, और जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो क्या होगा, कैथोड। इसी वजह से ध्यान देना, कॉपर में क्या हुआ है, रिडक्शन, और इसने काम कैसा किया है, कैथोड का। और जिसकी वैल्यू कम है वो कैसा काम करेगा, एनोड।
और उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो देखो कॉपर की वैल्यू कितनी थी, प्लस 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, Zn की वैल्यू कितनी है, माइनस 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल है। तो जिसकी वैल्यू कम है उसको हम लोग क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसको कैथोड बनाते हैं। और आप देखो यही हुआ है, आप चेक करो कॉपर में रिडक्शन हुआ है और हमने इसको कैथोड कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो कम है, ज्यादा है। जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा। तो कोई भी हाफ सेल दोनों तरह काम कर सकता है। किसी बच्चे ने कहा सर अच्छा एक एग्जांपल मार के दिखाओ, तो मैंने कहा यार इतनी तेज एग्जांपल मारेंगे कि देखना तुम्हारे लग जाएगा। इस हाफ सेल का कॉम्बिनेशन समझ गए, यदि मैं इन दोनों से सेल बनाऊं तो Zn वाला एनोड की तरह काम करेगा, कॉपर वाला कैथोड की तरह काम करेगा, यदि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सेल बनाया जाए। और यही देखो अब मैं ऐसे सेल बनाऊं, गौर समझिए, मैंने कॉम्बिनेशन लिया है इनका, देखिए ये हमारा कॉपर का हाफ सेल है, ऐसे ये कॉपर रॉड हो गई और ये कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट हो गया, और ये हुआ हमारा दूसरा हाफ सेल। ये देखो मेरे दोस्त, ये सिल्वर रॉड हो गई और ये हुआ सिल्वर आयन का इलेक्ट्रोलाइट, इसकी जगह आप लिख सकते हो AgNO3। अब इन दोनों को मिलाकर यदि सेल बनाया जाए तो इसमें से कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, किसमें ऑक्सीडेशन कराया जाए किसमें रिडक्शन कराया जाए। तो देखो जरा मैं आपको वैल्यू दे रहा हूं और आप बताओगे कि किसमें क्या कराया जाए। गलत मत बता देना, नहीं तो समझ लेना स्क्रीन से बाहर निकल के आके ही पिटाई होगी। ध्यान रखना, सीधा बाहर आऊंगा रजनीकांत की तरह और पीठ के तुरंत अंदर आके फिर पढ़ाने लगूंगा। क्यों, क्योंकि दो ही लोग हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, एक रजनीकांत एक गॉड। तो जरा देखो यार मेरे दोस्त, कहानी को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये सिल्वर आयन है, अब सिल्वर आयन का पोटेंशियल आपको बता दिया। अब मेरे को देख के बताइए कि किसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए किसका रिडक्शन होना चाहिए, बताइए। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका ज्यादा है, सिल्वर का ज्यादा है, तो ये कैसा हो जाएगा, कैथोड। इसका मतलब इसमें क्या होगा, रिडक्शन। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है तो ये इस बार क्या हो गया, एनोड, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब जरा समझो, इसी कॉपर को जब तुम सिल्वर के साथ अटैच कर दोगे तो कॉपर एनोड की तरह काम करने लगेगा, और यही कॉपर जब Zn के साथ अटैच था तो देखो कैथोड की तरह काम कर रहा था। देखो यहां क्या लिखा है, कॉपर वाले पे क्या लिखा है, कैथोड, और यहां देखो कॉपर वाले पे क्या लिखा है, एनोड। तो इसी वजह से मैंने आपसे बोला था कि कोई भी हाफ सेल मेरे दोस्त दोनों तरह से काम कर सकता है। वो एनोड होगा या कैथोड होगा वो कॉम्बिनेशन डिसाइड करता है, जब वो कंबाइंड हो रहे होते हैं, उससे पहले नहीं। उससे पहले हम नहीं बता सकते कि एनोड होगा या कैथोड। इसका मतलब एब्सोल्यूट हाफ सेल से डिफाइन नहीं होता है कि वो ऑक्सीडेशन करेगा या रिडक्शन करेगा। जब कंबाइन करोगे तब डिफाइन होगा, और उनको डिफाइन कौन करता है, उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जितना ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, जितना ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, उसकी टेंडेंसी उतनी जल्दी रिड्यूस होने की होगी, उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा जल्दी से रिड्यूस होने की होगी। इसी वजह से वो कैथोड की तरह काम करेगा, और जिसका कम होगा वो एनोड की तरह काम करेगा, जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड की तरह। तो दो बातें याद क्यों रखो, बस तुम इतना याद रखो, जिसका ज्यादा है वो कैथोड है, तो अपने आप दूसरा वाला एनोड होगा यार, है? सॉरी बच्चों, है कि नहीं, इतनी बात तो समझ ही रहो। तो जरा देखो यार, अभी तक हमने इलेक्ट्रोड की बात की, अब हम थोड़ा और आगे टॉपिक को ले चलते हैं, जरा बात को समझिएगा। इसका मतलब अब हमारे दिमाग में इतनी बात आ गई कि जो सेल बनता है वो दो इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है। एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है एनोड, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड का नाम होता है कैथोड, और इन दो हाफ सेल को जो कनेक्ट करता है उसका नाम होता है सॉल्ट ब्रिज। उसका नाम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज। इन दोनों को कोई कनेक्ट भी तो करेगा, जैसे ये देखो मैंने अभी पीछे पढ़ाया मेरे दोस्त, ये देखो एक कहां गया, ये देखिए इन दो हाफ सेल को कौन कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। तो अब एक एक करके इन सारी कहानियों को समझते हैं।
अब कहानी को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। ये देखो यहां तक हम आ गए। तो किसी सेल को रिप्रेजेंट करने का बेसिक तरीका ये है, एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। अब गौर से देखिए कि सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, फिर सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो अब हम लोग बना रहे हैं दूसरा पॉइंट, सेल रिएक्शन लिखना, कि यार सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, क्योंकि यदि सेल रिएक्शन लिखना हमें नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा। तो गौर से समझिए सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, ठीक है, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए पहला पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है इसको जरा ध्यान रखिए, इसी को मैं नोट डाल के लिख रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे टोटल नंबर ऑफ रिड्यूस इलेक्ट्रॉन के। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा मेरे दोस्त उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा, इस बात को हमें ध्यान रखना है। जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा मेरे दोस्त उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। यही कॉन्सेप्ट है सेल रिएक्शन करने का, बस और कुछ नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने क्या किया, Zn और कॉपर को ऐड कर दिया। देखिए Zn और कॉपर को ऐड किया, मैं ये बताता जा रहा हूं कौन एनोड है कौन कैथोड। ये हमारा एनोड है, ये हमारा कैथोड है। अब हम लोग कोई सेल की वर्किंग नहीं पढ़ा रहे, अब हम रिएक्शन लिखना चाह रहे हैं। तो एनोड में क्या होगा मेरे दोस्त, ऑक्सीडेशन। तो तुमने ऐसे लिखा Zn सॉलिड, Zn आयन इक्वल्स प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड रिएक्शन हो गई। क्यों, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसी को एनोड कहते हैं। तो ये एनोड हो गया, ठीक है ना, ऐसे। अब कॉपर क्या है, कैथोड। तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये कहां पे हो रहा होगा, कैथोड में। अब सेल रिएक्शन बनानी है, ये तो तुमने आधे आधे कंपार्टमेंट की रिएक्शन बनाई ना। ये एनोड में होने वाली रिएक्शन है, ये कैथोड में होने वाली रिएक्शन है। पूरे सेल में क्या रिएक्शन हुई, तो पूरे सेल में रिएक्शन क्या हुई, इसके लिए दोनों को ऐड कर दो। जब तुम ऐड करोगे तो ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन कटने चाहिए, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हुए उतने ही रिड्यूस होंगे। तो यहां पर तो तुरंत कट जाएंगे क्योंकि सेम है। तो Zn सॉलिड लेफ्ट से लेफ्ट ऐड हो गया, राइट से राइट ऐड हो गया, गिव्स Zn इक्वल्स कॉपर सॉलिड। ये देखो सेल रिएक्शन बन के आ गई। ये जो फाइनल रिएक्शन है सेल रिएक्शन है, और सेल रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, हमेशा ध्यान रखो। ये देखो बच्चों ने कहा सर एक रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, कुछ और एग्जांपल दो। तो मैंने कहा कुछ और एग्जांपल दे देता हूं। मैंने 2 हाफ सेल लिए, ठीक है। कौन कौन से 2 हाफ सेल ले रहा हूं मैं फिर लिख देता हूं, जैसे आपको आइडिया रहे। मैंने लिया है कॉपर ऑब्लिक कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर ऑब्लिक सिल्वर पॉजिटिव। इसमें से ये एनोड है, ये कैथोड है। अब इन दोनों को जोड़कर हम क्या बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करके सेल बनाओगे तो एनोड ये बनेगा, कैथोड ये बनेगा। ये मैंने बता दिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको नहीं याद है, क्वेश्चन में दी जाएगी। तो क्वेश्चन में दी जाएगी तो तुम अपने आप कंपेयर करके कर लोगे कि कौन एनोड कौन कैथोड। यहां पे मैं नहीं दे रहा हूं तो मैं खुद बता दे रहा हूं। अब यदि ये एनोड है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इसके अंदर रिएक्शन ये चलेगी, कॉपर सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर इक्वल्स में 2 इलेक्ट्रॉन। और ये मेरे दोस्त क्या हो गया, एनोड हो गया। अब इसमें क्या होगा, यदि ये कैथोड है तो क्या रिएक्शन चलेगी, Hg इक्वल्स 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Hg सॉलिड में कन्वर्ट होगा और क्या हो जाएगा, कैथोड। अब सेल रिएक्शन क्या आएगी, ये तो आधे आधे कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखी है, हाफ कंपार्टमेंट की रिएक्शन लिखी है। अब मेरे दोस्त इन दोनों को तुम ऐड करोगे। जब ऐड करोगे तो क्या हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, चेक करके बताओ, क्या हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। ये तो गलत है। जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या करोगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, अब ऐड करोगे
तो रिएक्शन आएगी कॉपर सॉलिड 2Hg इक्वल्स विद फिजिकल स्टेट लिखिएगा, क्योंकि यहां पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकलेगा तो उसकी जरूरत होगी, तो वहां पर फिजिकल स्टेट काम आएगा। ये देखो, तो सेल रिएक्शन क्या बनी जाके, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेरे दोस्त कहते हैं सेल रिएक्शन, सेल की रिएक्शन ऐसे। तो जब दो हाफ सेल ऐड किए जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पकड़ना पड़ेगा कि सेल रिएक्शन क्या बन रही है। आपने कहा सर हम कर लेंगे, आप परेशान ना होइए। मैंने कहा ठीक है, इसी बात पे क्वेश्चन और चिपका देते हैं। तो जरा देखो, बच्चों की डिमांड थी कि दोस्त एक क्वेश्चन और दे दो आप, हम लोग बहुत जोश में जल्दी से क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। मैंने कहा जब मेरे प्यारे बच्चे लगातार आंसर बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन और देना बनता है, नहीं तो उनको बुरा लग जाएगा कि सर यार आपने हमें क्वेश्चन ही नहीं दिया। तो चलो एक हाफ सेल फिर से ऐड कर देते हैं। देखिए गौर से देखिएगा, Fe ट्रिपल पॉजिटिव एक हाफ सेल ये है जो एनोड का काम करेगा। इसके साथ मैंने ऐड किया है हाइड्रोजन का हाफ सेल, हाइड्रोजन हाफ सेल H2 गैस। ये प्लेटिनियम जो होता है ये वायर के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा होता है, इसको ऐसे अभी बता देंगे। ये देखो, अब इन दोनों को मैंने रिप्रेजेंट कराया। ये क्या है मेरे दोस्त, मैंने कहा ये कैथोड है। अब बात आती है कि इन दोनों को ऐड करने से जो सेल बनेगा उसकी सेल रिएक्शन क्या होगी। तो एनोड का क्या होता है दोस्त, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन Fe से किस में गया है, Fe ट्रिपल पॉजिटिव में गया है। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखो लिखा है। और ये कौन सा होगा, एनोड। क्यों, जहां ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे कराओगे, 2 इलेक्ट्रॉन और ये आ गई हाइड्रोजन गैस। अब मेरे दोस्त जरा बताना, क्या हम इनको डायरेक्ट ऐड कर दें कि कुछ करना चाहते हो आप, डायरेक्ट ऐड कर दिया जाए? नहीं ऐड कर सकते। क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होगा मेरे दोस्त उतने ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा, है कि नहीं। तो जरा बताओ कैसे करें। तो सिंपल सी बात है, इस पूरी रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई मार दो, इस पूरी रिएक्शन में 3 का मल्टीप्लाई मार दो। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई मारोगे 6, 3 का मल्टीप्लाई मारोगे 6, कट जाएंगे। अब कर दो, तो रिएक्शन कैसे आएगी, 2Fe सॉलिड प्लस 6HN इक्वल्स गिव्स 2Fe3 इक्वल्स प्लस 3H2 गैस। ये सेल रिएक्शन आई। तो सेल रिएक्शन लिखना मेरे हिसाब से आप इतनी देर में सीख गए होंगे कि सेल रिएक्शन लिखी कैसे जाती है। अब जब आप सेल रिएक्शन लिखना सीख जाओगे तो वहां पर एक और टर्म आता है सेल को रिप्रेजेंट करना, कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसी को कहते हैं सेल नोटेशन ऑफ ए सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को नोटेशन कैसे किया जाता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है। तो देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस बात को मैं समझाता हूं। किसी भी सेल को यदि मेरे दोस्त रिप्रेजेंट करना है तो बस आप इतना काम किया करो। सबसे पहले लिखोगे एनोड रिएक्शन, फिर 2 पैरेलल लाइन और फिर लिखोगे कैथोड रिएक्शन। 2 पैरेलल लाइन जो होती हैं वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। 2 पैरेलल लाइन किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती हैं। ये देखो इस तरह 2 वर्टिकल पैरेलल लाइन वो सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले एनोड रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन और फिर रिडक्शन और ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो सेल पढ़ाया है उसी की बात करते हैं। हमने किस सेल की बात कर रहे हैं, हम Zn प्लस कॉपर वाले सेल की बात कर रहे हैं। हमने Zn हाफ सेल और कॉपर हाफ सेल को ऐड करके सेल बनाया है, ठीक है। मैंने क्या किया है, Zn हाफ सेल को ऐड किया है। Zn हाफ सेल को ऐड करने का मतलब तुम समझे कि क्या किया है हम लोगों ने। Zn हाफ सेल को ऐड करने का मतलब है Zn की रॉड में Zn आयन का कंसंट्रेशन लिया है। मतलब Zn की रॉड है, जिंक सल्फेट पड़ा हुआ है, Zn की रॉड है, जिंक क्लोराइड पड़ा हुआ है, ऐसा। कॉपर हाफ सेल लेने का मतलब है कॉपर की रॉड है, कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है, कॉपर क्लोराइड पड़ा हुआ है, कॉपर नाइट्रेट पड़ा हुआ है, ऐसा। अब जब सेल बनाओगे तो आपको पता है कि एनोड कौन है। मैंने कहा था एनोड ये है, कैथोड कौन है, ये है। अब
सेल कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है जरा समझो। तो पहले तो सेल रिएक्शन लिखनी आनी चाहिए, या सेल रिएक्शन नहीं लिखनी आती तो सेल भी रिप्रेजेंट नहीं होगा। कैसे? पहले तो सेल रिएक्शन लिखते हैं। एनोड में मेरे दोस्त क्या होगा? ऐसा होगा। अभी हम पीछे करके आए तो जल्दी से थोड़ा सा निपटा लेते हैं, आप समझ गए होंगे। कैथोड में मेरे दोस्त क्या होगा? ऐसा होगा, इस तरह से होगा कि नहीं होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूं इधर, ऐसे। ये एनोड है और ये कैथोड है। अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा गौर से देखो। यहां पर जरा चेक करो क्या लिखा है? सॉलिड। और यहां पर क्या हुआ है? एक्वस। यहां पे क्या लिखा है? एक्वस। यहां पे क्या लिखा है? सॉलिड। फेस चेंज हो रहा है ना। जब रिएक्शन होने में फेस चेंज हो, जब रिएक्शन होने में फेस चेंज हो तो एक पैरेलल लाइन लगाते हैं, कहीं लिखा होगा देख लीजिएगा। जब रिएक्शन होने में फेस चेंज हो तो एक पैरेलल लाइन लगाते हैं। मतलब यदि इसका नोटेशन लिखना है तो जरा देखो, मैं इधर सामने लिख रहा हूं, ठीक है? आपको पता चल जाएगा कैसे लिखा जाता है। गौर से देखिए, Zn से किस में जा रहे हो? Zn +2 में। एनोड वाली पहले लिखनी है तो देखो कैसे लिखोगे? Zn सॉलिड, यहां पे जगह नहीं है, पीछे लिखता हूं, अगले पेज पे लिखता हूं, इस पेज पे नहीं लिख रहा। ये रिएक्शन देख लिए, अगले पेज पे चलते हैं। तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है? पहले क्या लिखना है? एनोड रिएक्शन, फिर क्या है? सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन क्या है? Zn सॉलिड से किस में जा रहे हो मेरे दोस्त? Zn आयन एक्वस में। फिजिकल स्टेट जरूर लिखें। ये दोनों फिजिकल स्टेट अलग अलग है ना। यदि फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो एक पैरेलल लाइन लगाते हैं। यदि फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो एक पैरेलल लाइन लगाते हैं, नहीं तो कॉमा लगा देते हैं। यदि फिजिकल स्टेट अलग अलग है तो एक पैरेलल लाइन लगाते हैं, नहीं तो कॉमा लगा देते हैं। यार सॉल्ट ब्रिज आ गया। आपको यदि कंसंट्रेशन दिया है तो चाहे तो नीचे लिख ले और चाहे तो बगल में लिख ले, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। अब कैथोड लिख दो। कैथोड में क्या हुआ है चेक कर लो। कैथोड में क्या हुआ है? कॉपर आयन इक्वस किस में कन्वर्ट हुआ है? कॉपर सॉलिड में। तो बस आपने लिखा कॉपर एक्वस और फेस चेंज हो रहा है तो एक पैरेलल लाइन। जब रिएक्शन चल रही हो और यदि फेस चेंज हो रहा है तो एक पैरेलल लाइन। ये देखो दोनों में फेस चेंज हो रहा था, सॉरी बेटा आगे निकल गया। ये देखो Zn सॉलिड से Zn आयन इक्वस में जा रहे हो, फेस चेंज हो रहा है। कॉपर सॉलिड से कॉपर आयन इक्वस से कॉपर में जा रहे हो, फेस चेंज हो रहा है। और जब भी मेरे दोस्त फेस चेंज होगा तो हम क्या करेंगे? हम एक पैरेलल लाइन लगाएंगे। 2 पैरेलल लाइन सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगा और एक पैरेलल लाइन फेस को रिप्रेजेंट करेगा। और उनके कंसंट्रेशन चाहो तो बगल में लिख दो और चाहो तो नीचे लिख दो। सॉलिड के तो लिखोगे नहीं, इक्वस के ही लिखोगे, तो सेल ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक और सेल ले लेते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन आ जाए। ठीक है, ये देखो मैंने क्या किया है? कॉपर को ऐड कर दिया है मरकरी के साथ या सिल्वर के साथ। ये 2 हाफ सेल लेके सेल बनाया है। अब बताओ, तो ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया। अब सेल रिएक्शन लिख के सेल का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो एनोड में मेरे दोस्त क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऐसे हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 2। इसमें क्या होता है मेरे दोस्त? रिडक्शन। तो ये ऐसे हो जाएगा और क्या आ जाएगा? ऐसे। अब जब भी हम सेल रिएक्शन लिखते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए, तो 2 का मल्टीप्लाई कर लो, यहां पर भी 2 का, यहां पर भी 2 का। तो हमारी सेल रिएक्शन बनी कॉपर 2Hg आयन इक्वस गिव्स 2Hg सॉलिड कॉपर आयन इक्वस। ये हमारी सेल रिएक्शन बनी। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करो। तो जब आप सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हो मेरे दोस्त तो क्या करते हो? सेल का रिप्रेजेंटेशन करने में मेरे भाई, अब तो कर लोगे ना यार? नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाए तो मुक्का मार दूंगा, ध्यान रखना। क्यों? इससे इजी क्या होगा यार? इतने तो टैलेंटेड हो और फिर भी टेंशन है। चलिए, तो पहले क्या लिखोगे? एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन क्या है? कॉपर सॉलिड से किस में जा रहा है? देखो एनोड किस में जा रहा है? कॉपर सॉलिड से कॉपर आयन इक्वस में। एक पैरेलल लाइन क्यों लगाई है समझ गए हो? क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? इक्वस में। 2 पैरेलल लाइन एनोड रिएक्शन, 2 पैरेलल लाइन कैथोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन, 2 पैरेलल लाइन कैथोड रिएक्शन। तो पैरेलल लाइन मोड़ दिया, सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। अब कैथोड रिएक्शन क्या है? Ag आयन इक्वस
Ag सॉलिड, कंसंट्रेशन चाहे तो लिख सकते हैं नीचे, हमें 2 नहीं लिखना होता है, हमें कोई इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके वहां नहीं दिखाना है, हमें सिर्फ कन्वर्जन दिखाना है कि क्या सेल रिएक्शन हुई है, उसमें कन्वर्जन क्या हुआ है, मेटल मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ है, मेटल आयन मेटल में कन्वर्ट हुआ है, ये दिखाना होता है, ठीक है, और उनके फेज दिखाने होते हैं। कंसंट्रेशन कहा जाए तो दिखा दो, ना कहा जाए तो ना दिखाओ। अब आपका मन कर रहा होगा सर एक रिएक्शन और बता दो अलग सी, तो चलो यार एक रिएक्शन और बता देते हैं थोड़ी अलग सी। अलग सी कैसे? हमने क्या किया, Fe को हाइड्रोजन हाफ सेल से जोड़ दिया है, गैस गैस आयन हाफ सेल, इससे ऐड कर दिया। इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है? FeCl3 है। इसका क्या है? H आयन। ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। अब मैंने कहा इसकी सेल रिएक्शन बताओ और सेल का रिप्रेजेंटेशन बताओ, तो चलो सेल का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एनोड में ऑक्सीडेशन हुआ, Fe सॉलिड जो है Fe ट्रिपल पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ। किसी ने कहा सर डबल में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहां देखो क्या लिखा है, ट्रिपल लिखा है, इसी वजह से इसका इलेक्ट्रोलाइट लिखा है। Zn में इलेक्ट्रोलाइट लिखा नहीं लिखा, कॉपर में इलेक्ट्रोलाइट लिखा नहीं लिखा, सिल्वर में लिखा नहीं, क्योंकि उनकी एक ही बैलेंसी होती। Zn+2 होता है 0 पे जाता है बस, कॉपर +2 होता है +2 लिखा और 1 पे, कॉपर +1 एग्जिस्ट नहीं करता इक्वल सोल्यूशन में, कॉपर +1 इक्वल सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता, डी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा भी क्यों, मगर यहां +2 भी एग्जिस्ट करता है, इसलिए हमने इसका इलेक्ट्रोलाइट लिखा, जैसे तुम समझ जाओ कि +2 नहीं +3 तक जाना है। अब 3 इलेक्ट्रॉन यहां चिपका दिए। अब ये क्या हुआ? एनोड पे हुआ। कैथोड पे मेरे दोस्त क्या होगा? कैथोड पे होता है रिडक्शन, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन हो गया। अब मेरे दोस्त यार क्या करोगे? सेल को रिप्रेजेंट करोगे, तो सेल रिप्रेजेंट कर देते हैं। सेल रिएक्शन नहीं लिखते क्योंकि सेल रिएक्शन इसकी पीछे लिख रखी है, सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेल कैसे रिप्रेजेंट होता है? एनोड रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड रिएक्शन, है कि नहीं दोस्त? एनोड रिएक्शन, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड रिएक्शन। अब बैलेंस कर लो, एनोड क्या है? Fe सॉलिड से Fe आयन एक्वस, कंसंट्रेशन दिया जाए तो बगल में लिख दो या नीचे लिख दो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अब यहां क्या हो रहा है? H आयन एक्वस से हाइड्रोजन गैस, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है इसलिए पैरेलल है। अब जरा देखना गैस गैस आयन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉमा लगाओगे और लिखोगे प्लेटिनियम, ऐसे। ये प्लेटिनियम क्या पता कर रहा है? ये बता रहा है कि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। गैस गैस आयन में इलेक्ट्रोड ने थोड़ी कुछ किया है। इलेक्ट्रोड कौन था? प्लेटिनियम वायर। चेक करो, कितना पढ़ा दिया मेरे दोस्त। ये देखो, इसमें आउटर सर्किट और इलेक्ट्रोलाइट को कौन अटैच कर रहा है, कौन कनेक्ट कर रहा है? प्लेटिनियम वायर। तो क्या प्लेटिनियम वायर का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है? नहीं, यहां तो H आयन का हुआ है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है ये, इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है। और जब इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है तो हम लोग प्लेटिनियम वायर को भी रिप्रेजेंट कराते हैं। कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं? ऐसे, ये देखो, कॉमा लगा के पीटी लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं पर कॉमा लगा के पीटी वायर या पीटी लिखा हो तो ध्यान रखना उसका कोई लेना देना नहीं है, बस वहां ये बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रोड के फॉर्म में पीटी यूज किया गया है, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर यार ये पीटी क्या कर रहा होगा सेल रिएक्शन में, क्योंकि दोनों का कन्वर्जन पूछा जाएगा। सेल रिएक्शन देके सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का रिप्रेजेंटेशन देके सेल रिएक्शन बनाना, दोनों आना चाहिए। सेल को रिप्रेजेंटेशन दे दिया है और सेल रिएक्शन बनाना भी आना चाहिए, अभी सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यही सब इसमें करना है अपने को। तो बात समझ गए? पीटी का कोई लेना देना नहीं होता रिएक्शन में, वो सिर्फ इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ये दिखाया जाता है। तो ध्यान रखिए, यदि कहीं सेल में पीटी मेंशन हो तो उससे डरिए नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब चलो यार, आपने सेल रिएक्शन से सेल रिप्रेजेंटेशन सीख लिया है। अब आपका मन कर रहा होगा सर क्या एक बार रेसिप्रोकल भी बताओगे, उल्टा? तो मैंने कहा यार बिल्कुल बता देंगे, ऐसी क्या बात है। तो जरा देखो, अब हम लोग वापस चलते हैं उल्टा। मतलब हमने एक क्वेश्चन दिया कि ये एक सेल है, इसकी सेल रिएक्शन बताओ। हमने सेल क्या लिख के दिया है, जरा देखो। मैंने आपको सेल लिख के दिया निकल सॉलिड, निकल आयन एक्वस। देखते जाइएगा, 2 पैरेलल लाइन, Cl आयन एक्वस
Cl गैस Pt। मैंने आपसे क्या क्या पूछा है, ये बातें पूछी हैं। एनोड रिएक्शन लिखिए, कैथोड रिएक्शन लिखिए और सेल रिएक्शन लिखिए। इतनी बातें आपको लिखने को मैंने पूछी कि इस सेल में, ये एक सेल का रिप्रेजेंटेशन है, नोटेशन है। अब मैंने कहा एनोड रिएक्शन लिखो, तो पहले क्या है, एनोड तो ये होता है। तो यहां क्या दिख रहा है आपको, यहां आपको साफ साफ दिख रहा है कि निकल सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, निकल आयन एक्वस में। अब इसको बैलेंस करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये एनोड रिएक्शन हो गई। एनोड क्या है, ऑक्सीडेशन होता है, निकल सॉलिड किस में जा रहा है, निकल आयन एक्वस, बस बैलेंस कर दिया। अब जरा चेक करो उसको क्या लिखोगे, तो गौर से देखो, ये गैस है और ये गैस का आयन है, इसका मतलब ये गैस आयन हाफ शेल है। तो इसको कैसे लिखोगे, रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो 2Cl निगेटिव, 2Cl गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं। अच्छा, ये थोड़ा सा गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया है, ये तो दोनों ही ऑक्सीडेशन हो गए। अब 2 ऑक्सीडेशन थोड़ी आएंगे यार, गुस्सा नहीं लग जाएगी किसी को। तो देखो ये ऐसे लिखे जाएंगे, Pt Cl2 गैस ऑब्लिक Cl आयन इक्वल्स, ऐसे, है ना। वो रिप्रेजेंटेशन गलत था जिसकी वजह से सेल भी गलत आ रहा है। क्यों, क्योंकि दोनों ही ऑक्सीडेशन लिखे थे। तो यार दोनों ही ऑक्सीडेशन होंगे तो सेल कैसे बनेगा, एक का रिडक्शन होना चाहिए, एक का ऑक्सीडेशन। तो जरा देखो, Cl2 गैस 2 इलेक्ट्रॉन इशू करेगा, एक्वस में कन्वर्ट हुआ, और प्लेटेनियम का कोई लेना देना नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। यार क्या कर रहा हूं, ये देखो एक्वस का, पीटी का कोई लेना देना नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अब इन दोनों को जोड़ दो तो सेल रिएक्शन आ जाएगी। जोड़ते समय ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो उतना ही इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो। तो सेल रिएक्शन क्या आ गई, निकल सॉलिड Cl2 गैस निकल आयन एक्वस 2Cl निगेटिव एक्वस, ये सेल रिएक्शन आ गई। तो यदि कोई सेल दिया है उससे सेल रिएक्शन बनानी है तो भी हमें सीखना पड़ेगा। और कैसे करोगे, ऐसे करोगे। पहला वाला पार्ट एनोड है तो एनोड की रिएक्शन हो गई, दूसरा वाला पार्ट कैथोड है तो कैथोड की रिएक्शन हो गई। दोनों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए, फिर ऐड कर दिए, दोनों को इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर लिए, फिर ऐड कर दिए। चलो दोस्तों, यार हम लोगों ने इतनी सारी बातें सीख ली, ठीक है। अब 2-4 बातें और सीख लेते हैं बची हुई। वो क्या है जरा देखो, तो जरा देखना यार, एक और बात सीख लेते हैं, सॉल्ट ब्रिज, वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या है, क्या काम करता है तो गौर समझिए, 2-4 लाइनें। सॉल्ट ब्रिज की वर्किंग क्या होती है, ये दोनों कंपार्टमेंट को न्यूट्रल करता है ना। एनोड और कैथोड को, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल करने का काम करता है। क्या करता है, न्यूट्रल करता है, न्यूट्रल करता है। कैसे करता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है वो एक साइड से दूसरी साइड, दूसरी साइड से इस साइड आता है, तभी तो न्यूट्रल हो पाते हैं। पीछे पढ़ाया था ना अभी भाई, ये क्या काम कर रहा है, ये 2-3 काम कर रहा है। कहां बना है सेल, चलो आगे बनाओगा, रुक जाइए, एक आगे भी मैंने सेल बनाया था, ये क्या हो गया, ये देखो। अब देखो, यहां पर कटायन ज्यादा हो गए थे, यहां पर एनायन ज्यादा हो गए, तो उसको कौन सप्लाई कर रहा था, सॉल्ट ब्रिज सप्लाई कर रहा था। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो दोनों कंपार्टमेंट के इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल रखने का भी काम करता है। कैसे काम करता है, इसके पास कटायन कम थे तो कटायन दे देता है, इसके पास एनायन कम थे तो इसको एनायन दे देता है, इसको कटायन दे देता है। तो इसका एक ये भी काम है कि ये क्या करता है, न्यूट्रल करता है। ये देखो, ये क्या करता है, न्यूट्रल करता है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट को न्यूट्रल करता है। दूसरा, ये एक और काम करता है, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को
खत्म करता है, डेवलप नहीं होने देता। ये बात थोड़ा समझने में आपको टेंशन हो सकती है कि लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को खत्म कैसे करता है, वो क्या चीज है ये बताता हूं। यदि सपोज करो सॉल्ट ब्रिज ना हो, दोनों इलेक्ट्रोलाइट एक ही में मिला दिए जाए ऐसे, ये देखो हमने क्या किया है, एक पार्टमेंट पेपर लगा रखा है, इधर भरा है ZnSO4, इधर भरा है कॉपर सल्फेट, इधर ये Zn रॉड, ये कॉपर रॉड। हमने सॉल्ट ब्रिज नहीं लगाया। तो किसी ने कहा सर इसको किसकी कमी है, गौर से मेरी बात समझिएगा, इसको किसकी कमी है, इसको किसकी कमी है, इसको कमी है एनायन को, इसको किसकी कमी है, इसको कमी है कैटायन की। तो यार इसके एनायन जो है टहल कर यहां आ जाए, अपने आप बैलेंस हो जाएगा, इसमें सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, बात समझ पाए भाई। हमारे पास Zn वाली साइड में Zn आयन एक्सेस हुए थे, मतलब कैटायन एक्सेस हुए थे, तो एनायन की कमी थी। दूसरी वाली साइड में थोड़ा सा रिमाइंड करिएगा, दूसरी वाली साइड में क्या हुआ था, एनायन एक्सेस हुए तो कैटायन की कमी थी। तो भाई जो एनायन एक्सेस हुए हैं ये सॉल्ट ब्रिज से टहलते हुए यहां आ जाए और कैटायन यहां चले जाए, अपने आप सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, है कि नहीं। मगर ऐसा करने पर जरा देखो क्या होता है, कैटायन और एनायन की स्पीड अलग अलग होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, इनके दोनों तरफ एक चार्ज आ जाएगा, मतलब एक तरफ माइनस चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा, एक तरफ प्लस चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा। जैसे ये देखो इधर प्लस चार्ज ज्यादा थे तो इधर प्लस चार्ज बढ़ गए, उधर माइनस चार्ज ज्यादा थे उधर माइनस चार्ज बढ़ गए, तो ये चार्ज की डबल लेयर क्रिएट हो जाती है। और जब भी चार्ज की डबल लेयर क्रिएट हो जाती है तो एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है, उसी को कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये जो लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ है उसी को खत्म करने का काम करता है सॉल्ट ब्रिज। ऐसा क्या है कि सॉल्ट ब्रिज पे पैसा खर्च किया गया है, गरीब देश के निवासी हम लोग है, इंडिया कितना गरीब देश है, वहां पैसा कैसे खर्च करेंगे इतना सारा सॉल्ट ब्रिज लगाकर। तो सॉल्ट ब्रिज लगा के हम पैसा खर्च करते हैं, क्यों करते हैं, उसका रीजन है इस पोटेंशियल से बचना चाहते हैं, नहीं तो जो रीडिंग आएगी वो गलत आएगी। बात समझ पाइए कैसे हुआ भाई, इस जगह पे Zn आयन एक्सेस हो गए, उस वाले कंपार्टमेंट में निगेटिव आयन एक्सेस हो गए, तो एक तरफ Zn आयन की लेयर हो गई, एक तरफ निगेटिव आयन की लेयर हो गई, डबल लेयर बन गई, पोटेंशियल डेवलप हो गया। और ये पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा तो सेल काम नहीं करेगा और रीडिंग भी गलत आएगी। तो इस पोटेंशियल से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। तो इसी को कहते हैं लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, और इसी को मैंने लिखा है, ये कहां चला गया, एक मिनट बच्चों, ये कि ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को भी खत्म करता है। कौन, सॉल्ट ब्रिज। ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है ये बता रहा हूं। तो सॉल्ट ब्रिज यार ये दो काम करता है, और सॉल्ट ब्रिज का जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी एक खास बात होती है, आयनिक मोबिलिटी ऑफ एन आयन, मोबिलिटी ऑफ एन आयन और कैटायन अप्रोक्सीमेट बराबर होती है, जैसे पोटेंशियल जनरेट ना होने पाए। सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उस इलेक्ट्रोलाइट की एक खास बात होती है, आयनिक कैटायन और एनायन की आयनिक मोबिलिटी दोनों लगभग सेम होती है। जैसे क्या हो, कोई भी तरफ आयन ज्यादा ना होने पाए, जितने आयन इधर हो उतने ही आयन इधर हो, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा तो काम करता रहेगा। तो सॉल्ट ब्रिज में जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी एक कंडीशन होती है कि उसकी आयनिक मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए, कैटायन की आयनिक मोबिलिटी एनायन की आयनिक मोबिलिटी के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें। और तो ये सॉल्ट ब्रिज के कुछ काम थे। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो जरा देखो मेरे दोस्त, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। अब क्वेश्चनों पे भी हम धीरे धीरे आएंगे, अभी तक क्वेश्चन पे नहीं आए क्योंकि थ्योरी इतनी ज्यादा है। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, अब ये बात डिस्कस होती है कि यार इलेक्ट्रोड क्या है वो तो मैं पढ़ा चुका हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है ये पढ़ाता हूं, ये बात तो मैं पढ़ा चुका हूं, ये बात पढ़ा रहा हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, तो गौर समझिएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ये देखो आपने दोस्त क्या लिया, ये एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लिया, इस पर क्या हुआ, एक रॉड को डिप कर दिया ऐसे, यही तो आपने काम किया है। अब रॉड का काम क्या है, मैंने आपको पढ़ाया था अभी, रॉड का काम क्या है, उसके पास निगेटिव आयन पॉजिटिव आयन होते हैं इस तरह से, वो न्यूट्रल होती है ऐसे। मगर मैंने कहा था उसका एक काम होता है, या तो वो कैटायन को रिलीज करता है या एनायन को रिलीज करता है। तो सपोज करो उसने कैटायन रिलीज किए,
मतलब वो एनोड की तरह काम कर रही है। तो जब वो कैटायन रिलीज करेगा तो वो रॉड ऐसे आ जाएगी। भाई कैटायन रिलीज कर दिया तो रॉड पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव। और कैटायन रिलीज किया है तो जरा बताना सॉल्यूशन में कौन ज्यादा है? पॉजिटिव। सॉल्यूशन में क्या ज्यादा है? पॉजिटिव। ऐसे बताओ भाई। रॉड ने क्या किया? भाई जिंक प्लेट वाला एग्जांपल है। रॉड ने क्या किया है? देखिए रॉड के अंदर निगेटिव चार्ज है। क्यों निगेटिव चार्ज है? क्योंकि उसने प्रोटॉन निकाल दिए हैं। तो रॉड के अंदर कैसा चार्ज है? निगेटिव। ऐसे। और बाहर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर आ गया है। ऐसे। अब दो अपोजिट चार्ज की लेयर आ गई और जहां पर भी दो अपोजिट चार्ज की लेयर आती है वहां एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और उस पोटेंशियल को ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम देते हैं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट बिटवीन, ठीक है, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच में एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट, ऐसे वही चीज वो बनी है। उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। उसी पोटेंशियल को क्या कहते हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? बात समझ में आ गई आपको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है मेरे दोस्त? इस बात को आप समझ पाए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? एक तरफ क्या हुआ? निगेटिव लेयर बन गई। क्यों? क्योंकि रॉड पे माइनस चार्ज है। तो रॉड पे माइनस चार्ज है तो पूरे सरफेस पे रहता है ना यार, ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ ऊपर है। पूरे सरफेस पे माइनस चार्ज होगा रॉड के। और इलेक्ट्रोलाइट पे क्या है? कैटायन एक्सेस है। कैटायन एक्सेस है, इसका मतलब वहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन होगा रॉड के अगल बगल। और रॉड के अगल बगल पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन है और रॉड पे माइनस चार्ज का है, तो अपोजिट लेयर बन गई, नहीं एक प्लस लेयर बन गई, एक माइनस लेयर बन गई। ऐसा होने पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही क्या है मेरे दोस्त? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात हुई है, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हॉब्सल, एक का। अब गौर से देखो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? जरा इस बात को समझो, ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐसे करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में नॉट लगा देते हैं। कैसे? यदि इसका कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लिया जाए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन ले लिया जाए, तो जो पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे कैलकुलेट किया गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स है क्या? टेम्परेचर 298 केल्विन कर दो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर कर दो, और यदि कहीं कंसंट्रेशन की बात आए तो 1 मोलर कर दो। तो 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे 298 केल्विन पे जो पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। और ये ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट होता है फॉर गिवन हाफ सेल। किसी एक पर्टिकुलर हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरिएबल होता है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कंसंट्रेशन पे मेजर किया जाएगा, मगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा एक ही कंसंट्रेशन पे मेजर किया जाएगा, किसी दूसरे कंसंट्रेशन पे मेजर नहीं किया जाएगा, ऑलवेज 1 मोलर पे मेजर किया जाएगा। तो किसी भी हाफ सेल का मतलब, हाफ सेल मतलब इलेक्ट्रोड, किसी भी हाफ सेल या इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है मेरे दोस्त क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मगर किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरिएबल होता है। इस बात को जरा दिमाग में डालो, किसी भी हाफ सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कांस्टेंट होगा मगर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वेरिएबल होगा। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है? होता कुछ नहीं है, जब इलेक्ट्रोड से या तो कैटायन बाहर आएंगे या एनायन बाहर आएंगे, दोनों में से कोई भी बाहर आएगा तो डबल लेयर बन जाती है चार्ज की। इस डबल लेयर की वजह से वहां पे क्रॉस सेक्शन पे एक वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उस वोल्टेज डिफरेंस को ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, यदि इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दोगे, टेम्परेचर फिक्स कर दोगे 298, तो वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बार बार स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेजर किया जाएगा, इसलिए वो कांस्टेंट होता है। अब जरा देखो यार, किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काम कैसे करेगा, इस बात को जरा डिस्कस करते हैं।
कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, क्योंकि यही सबसे बड़ी और काम की चीज है। जरा देखो हम लोग क्या करते हैं, नोट डाल रहा हूं, गौर समझिएगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल, इसको क्या सपोज करते हैं, इसको हम लोगों ने सपोज किया है 0। इसको कितना सपोज किया है, 0। ये सपोज किया है, होता नहीं है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि यदि तुम्हें कहीं इसका हाफ सेल का पोटेंशियल डालना पड़े, किसका, इसका, देखो इसका, तो कितना डाला जाए, सॉरी इसका, तो इसका पोटेंशियल मेरे दोस्त कितना डालोगे अपनी तरफ से, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डालोगे। ऐसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन हाफ सेल। और यदि स्टैंडर्ड 0 है, रिडक्शन वाला 0 है, तो ऑक्सीडेशन वाला भी 0 होगा। ऐसे ये भी 0 होगा। और ये 2 लगाओ चाहे ना लगाओ, मैं पहले बता चुका हूं, जैसे मैंने लगा दिया है तो भी ठीक है, नहीं लगाया है तो भी ठीक है, इसकी जरूरत नहीं होती है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन 0 है, ऑक्सीडेशन भी 0, ये हमने सपोज किया है, ध्यान रखना ये बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, इसको सपोज किया है, हमने क्या किया, इसको सपोज किया। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। अब गौर से और बातों को समझिए, 2-4 नोट चिपका रहा हूं, गौर से देखिएगा, ये हमारे बहुत काम की चीजें हैं। नोट नंबर नेक्स्ट 2, यदि कोई एक हाफ सेल ऐसे दिया है, Zn सॉलिड टू Zn आयन इक्वस, इसका क्या है, ये ऑक्सीडेशन है ना। देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि मेरे पास दिया गया है, इसका गौर से देखिएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है प्लस 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो ये हाफ सेल कैसा है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, Zn 0 से +2 जा रहा है, और किसी ने इसका अपोजिट पूछ लिया ऐसे, ये देखो किसी ने इसका अपोजिट पूछ लिया, तो क्या आएगा, तो यार ये तो रिडक्शन हो गया, तो उसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू सेम रहेगी। ये देखो रूल समझ पाए, सिर्फ क्या होगा, साइन सेम रहेगा, वैल्यू सिर्फ साइन चेंज होगा, वैल्यू सेम रहेगी। देखो जो हाफ सेल ये था उसी का अपोजिट हाफ सेल लिखा है, यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, यहां पे रिडक्शन हुआ है, वैल्यू सेम। इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, गौर समझिएगा, इसका मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो, आप कह रहे हो कि Zn सॉलिड से Zn आयन इक्वस तक जाने में यदि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो रहा है 0.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो वापस आने में भी इतना ही जनरेट होगा, बस साइन अलग अलग होगा। ऐसा कहीं पढ़ाया गया है आपको, ऐसा पढ़ाया गया है थर्मोकेमिस्ट्री में, और थर्मोकेमिस्ट्री में बताया गया है कि यदि कोई स्टेट फंक्शन है तो उसकी वैल्यू सिर्फ अपोजिट हो जाती है। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक स्टेट फंक्शन है, देख रहे हो, गौर समझो जरा, जितना पोटेंशियल उस हाफ सेल के ऑक्सीडेशन का है उतना ही पोटेंशियल उस हाफ सेल के रिडक्शन का होगा विद अपोजिट साइन। इसका मतलब यदि आपको कहीं पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसी हाफ सेल का रिडक्शन अपने आप पता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि मान लो दिया है तो इसका मतलब तुम्हें उसी हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल पता है फॉर सेम हाफ सेल, सेम हाफ सेल। ये देखो ये निकल के आया, यदि Zn का रिडक्शन पोटेंशियल पता है और हमें कहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डालने की जरूरत पड़ती है तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज कर देना है। क्यों, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है तो ऐसा किया जा सकता है, हमें कुछ नहीं करना है, क्या कर देना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है मेरे दोस्त, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। ये देखो इतनी बात समझ पाए, सिर्फ क्या चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है, और कुछ चेंज नहीं करना है अपने को, सब कुछ अपने को पहले से ही पता है, सब कुछ अपने को पहले से पता है, सिर्फ साइन चेंज कर दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, मैं एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं जैसे आप मेरी बात को थोड़ा अच्छे से समझ पाए। यदि मैंने आपसे बोला, देखो मैंने कहा
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर टू पॉजिटिव इक्वल्स टू कॉपर सॉलिड दिया है प्लस 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइंड आउट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कॉपर सॉलिड कॉपर इक्वल्स, बता सकते हो कितना आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल इस हाफ सेल का दिया है, इसी हाफ सेल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ रहा है, तो बस माइनस साइन लगा दो, वैल्यू आ गई। अब यदि मैं ये पूछता तो तुम क्या बता पाओगे? ये बता दो, ये कितना आएगा? ये बता सकते हो इतनी इंफॉर्मेशन से? नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते हो? भैया जिस हाफ सेल का रिडक्शन दिया है और जिसका पूछ रहे हो वो अलग अलग है। यहां पे +2 से +1 गए हो और यहां पे +1 लिखा है, 0 से +1, और यहां क्या है +2 से 0 है। तो ये दो अलग अलग हाफ सेल है, तो इसका थोड़ी हम बता सकते हैं। ये डिफरेंट हाफ सेल है, डिफरेंट हाफ सेल है, ये सेम हाफ सेल नहीं है दोस्त, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। तो जरा ध्यान रखना ये रूल लगाना कैसे है, इंपॉर्टेंट है, मगर चिपकाओगे कैसे इस बात का जरा ध्यान रखें कि हमें ये किस तरह से चिपकाना है। ठीक है, ये रूल किस तरह से अप्लाई करोगे, किस तरह से चलेगा, ध्यान रखोगे, इतनी बात ध्यान रखोगे। अब जरा देखो यार, आज की क्लास हम इसी जगह पे रोकना पसंद करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी जगह से चालू करेंगे। देखो अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना है गैल्वेनिक सेल का, क्योंकि अभी आधी अधूरी थ्योरी छोड़ रहा हूं। थ्योरी बहुत लंबी है, अभी हम लोग कल भी करेंगे, कल हम लोग इसकी थ्योरी मतलब नेक्स्ट क्लास में इसकी थोड़ी सी थ्योरी रह गई है, 15 से 20 मिनट की थ्योरी रह गई है, और फिर इसके क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में क्या होगा पता चलेगा कि कहानी खत्म कहां पे हो रही है। अभी कहानी छितराई हुई है, मतलब फैली हुई है। अभी हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि हम करेंगे क्या, पूछा क्या जाएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि ये चीजें पढ़ाई गई, ये हम समझ गए कैसे करना है, मगर क्या पूछना चाहता है वो, हमें किन बातों पर ज्यादा फोकस रखना है, इस तरह का अभी कुछ नहीं बताया गया है। वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो ध्यान रखिए, ना तो कोई बच्चा इसके क्वेश्चन करे, ठीक है, बस जो मैंने पढ़ाया है इसको रिवाइज कर ले। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तब पता चलेगा ये कैसे काम करेगा। ठीक है, यदि आपके पास डीपीपी भी आ जाए, हो सकता है डीपीपी में इसके क्वेश्चन पड़े हो, क्योंकि मैंने बोला था तो डीपीपी बना दी होगी, मैंने सोचा था खत्म हो जाएगा मगर नहीं हुआ है। तो आप उस डीपीपी को रख लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में दोनों डीपीपी एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में दोनों डीपीपी एक साथ कर लीजिएगा। दोनों ही डीपीपी गैल्वेनिक सेल की होंगी, क्योंकि मैंने गैल्वेनिक सेल पे 2 डीपीपी बोली थी, तो दोनों ही डीपीपी गैल्वेनिक सेल की होंगी। तो तुम दोनों को एक साथ कर लेना, अभी मत करना, क्योंकि ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे, और अपनी तरफ से जरूर कोई उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट बना लोगे। तो इसलिए प्लीज 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 आपका काम है इसको अच्छे से रिवाइज करना, और रिवाइज करके रुकना। नेक्स्ट क्लास में इसको हम खत्म भी करेंगे, इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, सारे पीवाईक्यू भी कराएंगे, बाकी भी कराएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहें और मेहनत करते रहें और चीजों को अच्छे से समझते रहें। गुड बाय।